हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर एंड फोकल लेंथ मीन्स एफ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। एफ इज इक्वल टू r/2। उस वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ इक्वल टू r/2 वाला आर्टिकल पूरा नहीं हो पाया था, तो उस आर्टिकल को यहाँ इस वीडियो में पूरा करना है। और इस वीडियो को देखने के पहले आपको लाइट में 4 वीडियो जो अपलोड किए गए हैं, और वो वीडियोज़ आप देख के तो यहाँ का आर्टिकल और उसका प्रोसेस निगमन सूत्र फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और लाइट में अगर आप सूत्र थोड़ा सा ध्यान से करते हैं तो सूत्र अगर आपका क्लियर है तो इस पे प्रश्न जो है हाई स्कूल का भी हो चाहे इंटर का, प्रश्न जो है उलझता नहीं है कहीं, चाहे वो आंकिक प्रश्न हो, बोधात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो, सूत्र का निगमन हो, सब कुछ आप बड़ी आसानी से कर ले जाते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप निगमन को बड़ी ध्यान से समझें, देखें और उसको बार बार दोहरा के उसको याद करें। कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ और आर के बीच रिलेशन के लिए आप सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर लें। इसमें जैसे कि आपको बताया गया था कि मिरर का नाम हम लोग ऐसे M1 M2 करके रख लेते हैं। इसके मध्य भाग में हम लोग लेते हैं P मिडिल पार्ट पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्र का केंद्र C, और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो रेखा हो जाता है हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब इसके लिए एक वस्तु लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट AB, और जो परावर्तन का नियम उसके आधार पर हम लोग यहाँ काम करते हैं। तो पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर, और ये परावर्तित हो गई इधर, मान लीजिए AB वस्तु है और AD जो है आपतित किरण है। तो DE जो है परावर्तित किरण मानी जाएगी, और ED को पीछे को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे कोई जो बिंदु मिलेगा इसको माना जाएगा F मीन्स कोई फोकस बिंदु। और इसके बाद जो है कि यहाँ पे जो आपको पहले भी बताया गया था कि वक्रता केंद्र से इसके परिधि को किसी बिंदु से मिला देंगे तो ये इस पर लंब माना जाता है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से CD मान लीजिए ये M हो गया, तो यहाँ पे परावर्तन का नियम लागू होता है, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरी किरण आप ले लें वक्रता केंद्र से, तो ये किरण जो परावर्तन के बाद इसी मार्ग पे वापस लौटेगी। तो इस तरह से ये परावर्तित किरण इधर जा रही है और एक किरण जो है इधर जा रही है। तो ये परावर्तित किरण आगे कहीं मिलेंगी नहीं, पीछे बढ़ाने पे किरण यहाँ मिल रही हैं, इसलिए इसका यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। खैर यहाँ प्रतिबिंब से बहुत मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को जो रिलेशन प्राप्त करना है उस रिलेशन के लिए यहाँ पे हम लोग केवल इसी चित्र को देखेंगे, केवल इस चित्र को, इतने को, और इसी से हम लोगों का जो है फार्मूला मिल जाएगा। तो लिखने के लिए फिर वही पुराने तरीके हैं कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, P ध्रुव है, C इसका वक्रता केंद्र है, BC जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे कोई वस्तु AB स्थित है, आने वाली किरण AD, परावर्तित किरण D, CD जो है इसके पृष्ठ पे लंब होगा, और MC जो है पूरा रेखा जो है इस पृष्ठ पे विलंब होगा। तो शुरू यहीं से करेंगे कि चूँकि MD पृष्ठ पर लंब है, इसलिए परावर्तन के नियम से ये हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण ADM बराबर हो जाएगा ADM बराबर हो जाएगा कोण MDE, समीकरण नंबर 1।
दूसरा लेंगे हम लोग कि ए डी समानांतर बी सी को, ये तिर्यक रेखा को तिर्यक रेखा एम सी काटती है, इसलिए कोण ए डी एम यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण एफ सी डी। इसको समीकरण नंबर 2 ले लें। यह कोण जो है इसके बराबर होगा, समीकरण नंबर 2। और तीसरी बात, फिर एक तथ्य और यहाँ पे है कि एम सी या सी एम तथा एफ ई परस्पर डी पर मिलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नहीं, ये नई स्थिति इस तरह से है कि हम लोगों की ई एफ रेखा है और ये हम लोगों का सी एम है, तो ये दोनों जहाँ जिस डी बिंदु पे काट रहे हैं तो इससे सभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण एम डी ई बराबर होगा कोण एफ डी सी के। तो समीकरण 1, 2, 3 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1, 2, 1 में ए डी एम और एम डी ई को बराबर किया गया है, और ए डी एम का मान 2 में निकला है और एम डी ई का मान 3 में निकला है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से मान उठाकर रख दिया जाएगा समीकरण नंबर 1 में। तो इसको सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से मिल जाएगा हम लोगों को कोण एफ सी डी और कोण एफ डी सी। एफ सी डी मतलब यह कोण और एफ डी सी मतलब यह कोण आपस में बराबर है। तो फिर यहाँ से आ गया कि चूंकि त्रिभुज डी एफ सी में कोण एफ सी डी बराबर कोण एफ डी सी, तो इसके पहले बताया जा चुका है कि किसी भी त्रिभुज के यदि 2 कोण बराबर होते हैं तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि इसके सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये भुजा और ये भुजा बराबर, यानी यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को। इसलिए को ये एफ डी बराबर एफ सी, यहाँ तक है। इसके बाद का बताया गया था आपको कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो या ये जो आपतित किरण ये मुख्य अक्ष पे संपाती हो, तो आपतित किरण जैसे जैसे मुख्य अक्ष की ओर आएगा ये डी बिंदु जब पी की ओर आएगा, और जो ही ये मुख्य अक्ष पे संपाती होगा डी बिंदु जब पी पे आ जाएगा। तो उस कंडीशन को हम उससे कितना लिख देते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो दर्पण का जब द्वारक छोटा होगा तो उस स्थिति में ये पी से एफ से डी की दूरी एफ से पी की दूरी बराबर होगा, यानी एफ डी बराबर एफ पी। इसलिए समीकरण 4 में, समीकरण 4 इसको लेना, तो समीकरण 4 से हो जाएगा एफ डी एफ पी बराबर एफ पी के, तो एफ पी इक्वल टू एफ सी। बस अब हम इसके बाद हम ले लेते हैं पी सी इज इक्वल टू पी एफ या एफ पी प्लस एफ सी। एफ पी का मान अभी हम एफ सी सिद्ध किए, तो ये हो जाता है एफ पी, और एफ सी को लिख देंगे फिर एफ पी, ये मिलकर हो जाएगा 2 एफ पी। एफ पी मतलब एफ से पी की दूरी, और एफ से पी की दूरी को हम लोग मानते हैं फोकस दूरी, और यह है एफ से सी की दूरी, इसको मानते हैं वक्रता त्रिज्या।
ये हो जाएगा R इक्वल टू 2F, यहाँ से हो जाता है F इक्वल टू R/2। तो इसके पहले भी हम लोग देखे थे अवतल दर्पण के लिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि किसी भी दर्पण में जो फोकस दूरी होता है उस गोलीय दर्पण के रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, और आपको बताया भी गया था पहले भी कि ये सूत्र जो है खुद प्रश्न के रूप में परीक्षा में आता है, या इस पर आंकिक प्रश्न या किसी न किसी रूप में आपको ये पेपर में दिखता है, किसी भी परीक्षा होम एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है दर्पण से संबंध में। फिर इसमें हम लोग अगर इस दर्पण के फोकस दूरी के चिन्ह की बात करेंगे तो दर्पण की फोकस दूरी के चिन्ह के लिए हम लोगों को साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत पढ़ा गया उसको। अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इधर होगा और उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो ऋणात्मक होगा। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण का जिसका वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा उसका फोकस दूरी धनात्मक, और जिसका वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगा उसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये इसके बाद से हाई स्कूल के सिलेबस में पहले तो इसका डेरिवेशन था, लेकिन 2016 के बाद NCERT की बुक आई तब से इस तथ्य को निकाल दिया गया है कि रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। इसमें U जो होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, V जो होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और F जो होता है दर्पण की फोकस दूरी होता है। तो किसी भी दर्पण के लिए ये फाइंड आउट किया जाता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और उसकी फोकस दूरी F हो, तो उसका फार्मूला होता है 1/V + 1/U = 1/F। अब ये दोनों दर्पणों के लिए एक ही सूत्र होता है। जैसे दोनों दर्पण के लिए आपके पास फार्मूला R = F = R/2, अवतल उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए, वैसे ही दोनों दर्पण के लिए फार्मूला होता है। और यहाँ पे इस U, V और F, अगर आपके पास U और V का मान ज्ञात है तो F का निकाल सकते हैं, या इन तीन राशियों में किन्हीं भी दो राशियों के मान ज्ञात हैं तो इस के आधार पे आप उसका सूत्र जो अज्ञात मान है उस मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे दर्पण के लिए U, V और F में संबंध जो है ये होता है। अब इसमें प्रश्न हल करने के लिए जो भी मान दिया होता है उसको हम लोग यहाँ चिन्ह सहित मान रखते हैं, और यहाँ पे जो अज्ञात राशि का मान प्राप्त होता है वो भी चिन्ह सहित प्राप्त होता है। चिन्ह सहित मान रखने का अर्थ ये है कि मान लीजिए प्रश्न कहा जाए कि किसी अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेमी, अवतल दर्पण वस्तु की दूरी 10 सेमी तथा प्रतिबिंब की दूरी 20 सेमी हो, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करें, या फोकस दूरी देके और बाकी चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में होगा कि वस्तु अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। और बाईं ओर रखने के कारण U का मान जो है यहाँ पे, ये वस्तु की दूरी मतलब U, और U का मान जो है ऋणात्मक होगा। तो इस तरह का प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात U = -10 सेमी, और प्रतिबिंब 20 सेमी बन रहा है, और प्रतिबिंब के विषय में कुछ कहा नहीं गया है कि आभासी है कि वास्तविक है, तो वास्तविक माना जाएगा।
अदरवाइज अगर इमेजनरी कह दिया गया है तो इमेजनरी या आभासी मानते हैं। तो प्रतिबिंब को आभासी मानेंगे तो वास्तविक मानेंगे तो प्रतिबिंब भी इस दिशा में ही बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v और v हो जाएगा माइनस। अब आपका फार्मूला है 1/f = 1/v और प्लस 1/u। अब इसमें मान रखेंगे चिन्ह से, क्या हो जाएगा 1/-20। अभी हो जाएगा माइनस 10 और 20 का लघुत्तम 20 और 3/20 यानी कि f = ये उत्तर होगा कि दर्पण की जो फोकस दूरी होगी -20/3 से में 6.66 या 6.67। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -6.67 सेंटीमीटर। तो ये चिन्ह बता रहा है कि दर्पण अवतल है और फोकस दूरी जो इतना होगा। तो यहाँ पे u और v दिया गया था, u और v से f निकाला गया। इसी प्रकार आपको अन्य राशियाँ भी दी जा सकती हैं और उसके आधार पे अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना होता है। अभी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखा जाएगा, वहाँ पे बात किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे कि किसी दर्पण से यदि वस्तु की दूरी u हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो तथा दर्पण की फोकस दूरी f हो, देन 1/v + 1/e = 1/f। ये जो है u, v और f का रिलेशन होता है किसी भी दर्पण के लिए। आपको केवल यह सूत्र याद रखना है। सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं ये ध्यान में रखना है। सूत्र किस प्रकार से है, जैसे इसका निगमन आपको समझाया गया उस तरह से इसका निगमन जो है आपको नहीं करना है। इस हाई स्कूल के सिलेबस में, इंटर के सिलेबस में आपको ये निगमन मिलेगा, तो हाई स्कूल के लेवल पे आपको ये नहीं करना है। ये रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। इसके बाद से लास्ट टॉपिक है इसका दर्पण का, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। या इसको हाई स्कूल में लीनियर मैग्निफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन दो प्रकार का होता है, रेखीय और कोणीय। तो यहाँ पे रेखीय मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, इसकी हिंदी होती है सीधे सीधे रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन जो है लेंस या मिरर के लिए ही होता है। हमेशा वो लेंस हो, मिरर हो या कोई ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट हो, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो या कोई टेलीस्कोप हो या चश्मा हो, तो किसी भी ऑप्टिकल यूनिट का मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो उस यंत्र के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। ये आवर्धन की जो डिफिनीशन होती है सीधे सीधे शब्दों में क्या होता है, तो वो होता है कि किसी भी यंत्र के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस यंत्र के सामने रखे वस्तु की लंबाई, यंत्र से बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस यंत्र की आवर्धन कहते हैं या आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को इस माध्यम से दिखाते हैं। तो m = I/u ये परिभाषा होता है। रेखीय आवर्धन का या आवर्धन का सीधा और सरल परिभाषा होता है कि किसी भी दर्पण के द्वारा या किसी भी लेंस के द्वारा या किसी भी सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, किसी के भी द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस यंत्र का आवर्धन क्षमता कहते हैं या आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन के लिए सीधे हम लोग ये देखेंगे कि इसमें I जो है प्रतिबिंब की लंबाई है और O जो है वस्तु की लंबाई है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि m का मान क्या होना चाहिए कि उस यंत्र से हम लोगों को फायदा हो। यंत्र से फायदा मतलब यंत्र कोई भी हो, उस यंत्र से हम लोग वस्तु से बने प्रतिबिंब को बड़ा करके देखते हैं। बड़ा प्रतिबिंब यदि दिख रहा है तो लाभ हो रहा है। यदि वस्तु को सीधे देखने पर वस्तु की लंबाई और यंत्र से वस्तु को देखने पर उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर यंत्र को लेने का कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आवर्धन क्षमता की विभिन्न स्थिति के लिए अगर देखें हम लोग
तो स्थिति 1 में अगर हम लोग जाएंगे तो यदि यम लेस देन 1, स्थिति 1 में यदि यम का मान जो 1 से छोटा हो जाए क्या होगा, आई बाई ओ लेस देन 1, यानी कि आई लेस देन ओ। मतलब अगर उस यंत्र की आवर्धन क्षमता 1 से कम है तो उस यंत्र से बने प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वस्तु की वास्तविक लंबाई से छोटी हुई, यानी कोई लाभ इसमें प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह के यंत्र का कोई लाभ नहीं है। फिर स्थिति 2 में अगर देखेंगे हम लोग कि यदि यम इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ यम मीन्स आई बाई ओ, इसका मान 1 और ये दे देगा आई बराबर ओ, आई इक्वल टू ओ, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर है। तो फिर यहाँ भी भारी भरकम या किसी यंत्र को रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जब इस आवर्धन क्षमता 1 दिख रहा है तो वहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई यंत्र से देखें और वस्तु की लंबाई, ये दोनों आपस में बराबर मिलेगा। और तीसरी स्थिति ले सकते हैं हम लोग, यदि यम ग्रेटर देन 1, इस स्थिति में आई बाई ओ ग्रेटर देन 1, यहाँ से मिल जाएगा आई ग्रेटर देन ओ। ये लाभ की स्थिति है। इसी स्थिति का हम लोगों का यंत्र होना चाहिए। इसमें जो है यंत्र से बने प्रतिबिंब की लंबाई जो है कि वस्तु की लंबाई से अधिक है। तो हम लोगों को एक ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना चाहिए जिससे बने प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के सापेक्ष क्या हो, बड़ी हो, तभी उस यंत्र का आवर्धन क्षमता का मान जो होगा वो 1 से अधिक होगा। यानी कि आवर्धन का मान हर हाल में 1 से अधिक रखना है। तो ये तो परिभाषा के आधार पर हम लोग एक सूत्र मिलता है कि किसी यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है वह प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही उस यंत्र का आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन को हम लोग u और v से इसमें हम लोग इसको हम लोग u और v में ले जाके समझेंगे कि इस यम का संबंध u और v से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन u v एंड यम, मतलब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और उसका आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो इसके लिए हम लोग फिगर लेंगे, फिगर सीधे सीधे लेंगे हम लोग। जैसे फिगर बनाते हैं, मान लीजिए अवतल दर्पण M1 M2 ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और दूर करिए इसको। अब मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु हो गया। तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है, तो ये तो इस पृष्ठ पे लंब होगा, हम लोगों को पता है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर और परावर्तन के बाद जो है किसी बिंदु से होकर जाएगा। जिस बिंदु से होकर जाएगा इसी को हम लोग फोकस बिंदु भी कहते हैं। और दूसरी किरण जो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो परावर्तित किरण, तो आपतन कोण और इसी के बराबर कोण बना के नीचे रेखा खींच देंगे तो ये हो जाएगा परावर्तन कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा परावर्तन कोण और ये हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, इस तरह का चित्र लेंगे तो बड़ी सरलता से आप यम का संबंध जो है u और v के बीच में बना सकते हैं। कैसे? तो बहुत सरल आर्टिकल है। माना ये भी एक वस्तु है, इस दर्पण का फोकस बिंदु F पे है, C वक्रता केंद्र है, और इस दर्पण के द्वारा एक वस्तु ए बी का अपना प्रतिबिंब जो A डैश B डैश है। किरण आरेख यहाँ आपको दिखाया गया है। ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये दोनों जो है दर्पण, ये वस्तु से आपतित किरण। यहाँ पे दो त्रिभुज लें, ABP, यह एक त्रिभुज है, और एक दूसरा त्रिभुज लें A डैश B डैश T, A डैश B डैश T। इन दो त्रिभुजों को ध्यान से देखें तो आपको शुरू में ही समझाया गया था कि वस्तु को सतह हम लोग मुख्य अक्ष पर लंब लेते हैं, और वस्तु यदि मुख्य अक्ष पर लंब है तो प्रतिबिंब भी लंबवत ही प्राप्त होता है। यानी कि यह कोण 90 अंश का होगा तो यह कोण भी 90 अंश का ही होगा। तो इस स्थिति में कोण ABP और कोण A डैश B डैश P, ये दोनों कोण बराबर होंगे। फिर दूसरा है कि कोण APB,
APB मतलब आपतन कोण, और ये हम लोगों का परावर्तन कोण, और ये अभिलंब है ही, तो अभिलंब है तो फिर परावर्तन के नियम से आपतन कोण होगा परावर्तन कोण। यहाँ से हो जाएगा कोण APB बराबर होगा कोण A', B'। इसके बाद एक मैथ का कंसेप्ट है, किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो केवल दो कोण पे ही हम लोग कह सकते हैं कि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर और दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर दो त्रिभुज इस तरह से लिए गए हैं ABC और PQR, और ये दोनों कोण यदि बराबर है, यानी कोण B और कोण Q बराबर है, कोण C और कोण R बराबर है, तो त्रिभुज ये समरूप होते हैं, यानी कि ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये 10th मैथ में आपको पढ़ना है, 9th में भी इस पर डिस्कस हुआ होगा कि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समानुपातिक मतलब AB संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। AB का संगत PQ, ऐसे ही BC का संगत इधर QR और AC का संगत PR। एक बार फिर समझेंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, समरूप कैसे हो सकते हैं, इसके कई नियम हैं, 3 नियम हैं, और 3 नियमों में से एक नियम है ये कि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। समरूप करने के लिए और भी 2 नियम हैं, उसको बताया जाएगा मैथ में, लेकिन यहाँ आपके लिए आवश्यक है कि जाने इस बात को कि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो समरूप हम लोग किसी 3 विधियों में से किसी विधि से कर लेंगे, लेकिन जब त्रिभुज एक बार समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुजों की 2 विशेषता होती है। पहली विशेषता होती है कि संगत कोण बराबर होते हैं, और दूसरी विशेषता होती है कि संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो इन दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजा मतलब AB का संगत PQ, BC का संगत QR और AC का संगत जो है PR। और इसमें संगतता जो है हम लोग यहीं से देख लेते हैं, AB तो PQ, BC तो QR और AC तो यहाँ पे PR, उस तरह से संगत कर लेते हैं। उस थ्योरी का यहाँ पे उपयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दो कोणों को बराबर कर लिया, इसको इसके और इस कोण को इसके बराबर कर लिया है। इसलिए त्रिभुज ABP कॉन्ग्रुएंट समरूप होगा त्रिभुज किसके, A', B', P के। और जब ये समरूप हो गए तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को AB बटे A', B' बराबर होगा BP बटे B', P। AP भी मिल सकता है, AP तो AP लेने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि AP की दूरी हम लोगों को नहीं पता, ना AP का पता है ना A', P का पता है, इसलिए AP बटे A', P लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सभी दूरियों को चिन्ह सहित लिख दें। AB है वस्तु की लंबाई, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए धनात्मक होगा, यानी O। A', B' जो है इस चित्र में प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर स्थित है, इसलिए इसको हम लिखेंगे -I। BP जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है, ध्रुव के बाईं ओर स्थित है, इसलिए -U। B', जो है प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, और ये दर्पण की बाईं ओर है, इसलिए ये -U। इस माइनस का गुणा होगा, ये प्लस हो जाएगा। और हम लोगों का जो परिभाषा है, मूल परिभाषा याद करिए, हम बताए थे M = I/O होता है, I/O ये होता है। यहाँ पे O/I निकल रहा है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, इसका व्युत्क्रम करते हैं -I/O, तो यहाँ हो जाएगा P/U। अब फिर एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ M माइनस नहीं होता, M बराबर I/O होता है, तो यहाँ I/O करेंगे तो ये माइनस इधर चला आएगा, ये हो जाएगा M = I/O, और I/O का मान होगा -V/U। तो किसी भी दर्पण के लिए, ये जैसे अवतल दर्पण के लिए होता है वैसे ही उत्तल दर्पण के लिए इसको निकाला जाता है, और किसी भी दर्पण के लिए
जो रेखीय आवर्धन होता है वह -v/u, -v मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब किसी भी स्थिति में कुछ भी बनता रहे उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ चिन्ह सहित मान रखेंगे u और v के पद में, और यहाँ पे आपको m का मान मिलता जाएगा। यह है रिलेशन बिटवीन u, v एंड m, यानी कि किसी भी दर्पण के लिए आवर्धन, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध। अब किताब में किसी पुस्तक में इसको I/O को h-h या अन्य रूपों में व्यक्त कर लिया जाता है, लेकिन आप शुरू में ही लिख देंगे कि यदि वस्तु की लंबाई O और प्रतिबिंब की लंबाई I हो, वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V हो, तो ये सूत्र मिलेगा। अगर आप वहाँ मानने के क्रम में h और h', h1, h2 वगैरह मान रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ परिवर्तन होगा, वो तो अलग बात हो गई, उसको ध्यान रखना होता है। और यहाँ आके हम लोगों का लाइट में जो रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर वाला टॉपिक जो है यहाँ आके पूरा हो जाता है। इसके बाद से इस पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो NCERT बुक से जो अच्छे न्यूमेरिकल प्रश्न है उसको अगले वीडियो में हम बना के डालेंगे, लेकिन यहाँ तक का नोट्स लिख के और अच्छे से उसकी तैयारी करते हुए नोट्स तैयार करेंगे, याद करेंगे, दोहराएंगे। और अगर कोई प्रश्न इस पर बनता है, कोई बात यहाँ आपको नहीं समझ में आती है, तो उसको फ़ोन से या मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन वगैरह तो कर ही रहे होंगे। ओके, बाकी अगले वीडियो में।